वेलकम। मैं हूं हर्षदा और आप सभी का आवाज एंटरप्रेन्योर के नए शो में स्वागत है। हम आपको इस शो में नए बिजनेस आइडियाज देते हैं, साथ ही बिजनेस को बड़ा करने का हर मुमकिन तरीका भी बताते हैं। आज हम ऐसे बिजनेस शो की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मुझे मेरे बचपन की दिनों की याद दिला रहा है। बचपन शब्द जो सीधा जुड़ा है खेल कूद से। स्वप्ना वाघ एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो टेक सैवी जनरेशन को ट्रेडिशनल टॉयज की पहचान करवा रही हैं अपनी स्टार्टअप देसी टॉयज के जरिए। आजकल हर पेरेंट की आम शिकायत है कि बच्चे ज्यादा खेलते नहीं हैं। अगर खेलते भी हैं तो वो कंप्यूटर या फिर मोबाइल गेम्स ही होती हैं। ऐसे में बच्चों को खेलने की आदत लगाने की जिद पर अड़ी स्वप्ना वाघ। स्वप्ना ने MBA के बाद नामी रिटेल चेन में नौकरी शुरू की और इसी दौरान कई भारतीय कलाकारों की कारीगिरी करीब से देखी और इनमें अपने बचपन के खेलों की परंपरा की झलक देख ट्रेडिशनल खेलों के शौक को बिजनेस का रूप दिया। खुद की बेटी की जनरेशन के बच्चों को ट्रेडिशनल खिलौनों की अहमियत समझाना और बिजनेस, इस दोहरे उद्देश्य से स्वप्ना ने देसी टॉयज की शुरुआत की। मेरे को हमेशा ही खिलौनों में काफ़ी दिलचस्पी रह चुकी है बचपन से। तो मैंने जब तय किया कि मेरे को खिलौने में कुछ तो शुरुआत करनी है, कारोबार शुरुआत करना है, तब मैंने और मेरे पति ने सोचा कि क्यों ना बचपन के खिलौने ही वापस लेके आते हैं जो आजकल दिखने नहीं मिलते। तो उस तरह से हमने देसी टॉय शुरुआत की साल 2012 में। डिस्कशन के दौरान ये आइडिया निकली कि क्यों ना स्वप्ना इसमें जाए, ट्रेडिशनल टॉयज एंड गेम्स में, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट था जहाँ पे कोई नहीं है आज। कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर है नहीं इस सेगमेंट में कि आपको शहरों में एक छत के अंडर इतने सारे इंडियन टॉयज और गेम्स कहीं नहीं मिलेंगे आज। स्वप्ना ने सांप सीढ़ी, लूडो, चेस, लट्टू जैसे पुराने खेलों को देसी टॉयज के जरिए नए रूप में ग्राहकों के सामने पेश किया। वुडन चेस का ये आकर्षक सेट हो या महाभारत की चौपड़, ये खेल न सिर्फ हमें खोया बचपन याद दिलाते हैं बल्कि आज के टेक सैवी जनरेशन को एक अलग एक्सपीरियंस भी देते हैं। ट्रेडिशनल खिलौनों की यही खासियत है कि हर एक खेल में जीवन में काम आने वाली बड़ी सीख छुपी है, जैसे शतरंज में दिमाग के इस्तेमाल के साथ सामने वाले की अगली चाल को भांपकर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने की सीख। देसी टॉयज के कई आकर्षक खिलौनों ने मेरा दिल तो जीत लिया है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बोलिंग, टिकटॉक करता घोड़ा, मजेदार लट्टू और दिमाग को खुराक देने वाले ये मजेदार खेल। स्पेशली शहरों में देखोगे तो आपको सिर्फ ये प्लास्टिक के टॉयज़ दिखेंगे जिसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स है, जो बच्चे अगर काफ़ी देर तक खेले भी या मुंह में भी डाले तो काफ़ी हार्मफुल है। तो उस हिसाब से भी मेरे को ऐसे खिलौने वापस लाने थे जो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ़ हो और खेलते खेलते ही वो कुछ स्किल्स भी इम्बाइब करे। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे गेम्स हैं जिससे आपके फाइन मोटर स्किल्स बढ़ेंगे, आपके न्यूमेरिकल स्किल्स बढ़ेंगे, आपका टीम वर्क बढ़ेगा। देसी टॉयज को लॉन्च करने से पहले स्वप्ना ने 3 साल तक मार्केट रिसर्च की। देश के कोने कोने में घूमकर हर राज्य के खास ट्रेडिशनल खिलौनों के कारीगरों से मुलाकात की। उनसे ग्राहकों को पसंद आए ऐसे खिलौने भी बनवाए और आज की जनरेशन को ये खिलौने कितने पसंद आएंगे ये जानने के लिए कॉन्सेप्ट टेस्ट भी किया। ये जब हम लोगों ने शुरू किया था देसी टॉयज़, हम लोगों ने इसकी एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किए थी जिससे पता चला था कि ये सारे खिलौने पेरेंट्स को बहुत चाहिए थी पर उनको सिर्फ मिल नहीं रहा था। जो मिल रहे थे प्रॉब्ली उनको गाँव में मिल रहे थे और वो क्वालिटी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि वही खिलौने हम लोगों ने शहरों में लाए हैं जो बढ़िया क्वालिटी है और हम लोगों ने उसमें सेफ्टी फैक्टर काफ़ी लाया है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑर्गेनिक कलर्स इसमें लाए गए हैं तो जिनकी वजह से ये बहुत सेफ है। वुडन टॉयज के अलावा देसी टॉयज में आकर्षक आर्ट फॉर्म में बने बोर्ड गेम्स और ब्रास के बने खिलौनों की रेंज भी देखने को मिलती है। हम कारीगर से मिल के काम करते हैं। कारीगर के पास बढ़िया सी कला है और हमारे पास ये नॉलेज है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो हम दोनों मिल के एक बढ़िया सा देसी टॉय बनाते हैं। जैसे ये मेटल के जो खिलौने हैं, यूपी में इनके कारीगर बहुत फेमस है। तो जैसे हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए मेटल के कुकिंग सेट्स बनाए हैं। देसी टॉयज़ के ये ट्रेडिशनल खिलौने देख के बचपन की याद तो ज़रूर आती है। अगर इससे खेलने के लिए घर में कोई नहीं है तो एक होम डेकोर की तरह भी आप इसे खरीद सकते हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों से इसे सोर्स किया जाता है और अगर इस खास चेस की बात की जाए तो ये हैंड क्राफ्टेड चेस अमृतसर से बनवाया गया है। शुरुआती दौर में जहां खिलौने आज के बच्चों को पसंद आएंगे या नहीं, ये चिंता थी, वहीं आज रिपीट कस्टमर्स के लिए क्या नया लाया जाए, उस पर स्वप्ना का खास दिमाग चलता है। तो हमारे जो भी नए एडिशंस होते हैं वो वही लाइन में होते हैं। जैसे हम लोगों ने बोर्ड गेम्स जो लाए हैं, हमारे सिंपल स्नेक्स एंड लैडर गेम भी जो है ये हम कपड़े में और कैनवास में बनाते हैं और उसमें जो पेंटिंग की जाती है वो फेमस इंडियन आर्ट्स में बनाई जाती है। जैसे हमारे पास जो स्नेक्स एंड लैडर है वो महाराष्ट्र के वारली आर्ट में है, उड़ीसा के पट्टचित्र आर्ट में भी है और श्रीकालहस्ती के कलमकारी आर्ट में भी है, जिसकी वजह से ये सारे खिलौने काफ़ी उम्दा लगते हैं। ऑफलाइन स्टोर के अलावा देसी टॉय सभी लीडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे पर मौजूद हैं। ई कॉमर्स की तेज रफ्तार देखते हुए स्वप्ना को आने वाले समय में ऑनलाइन में ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। 35% सालाना ग्रोथ से आगे बढ़ रहे इस कारोबार को फैलाने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ शॉप इन शॉप से और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बिजनेस बढ़ाने की योजना भी बन रही है। वी विश स्वप्ना ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे संदीप थपलियाल, हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग रत्नाकर बैंक। उनसे जानेंगे एसएमईज को फंडिंग करने के बैंक के क्या प्लान्स हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। किसी भी एंटरप्रेन्योर के सामने समय पर फंडिंग मिलना सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि फंडिंग अब इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आपके आइडिया में अगर दम हो और उसे कारोबार में ढालने की पूरी प्लानिंग हो तो फंड्स देने वालों की कोई कमी नहीं है। आजकल प्राइवेट बैंक्स भी फंडिंग का प्रमुख सोर्स बनती जा रही हैं। एसएमई बैंकिंग पर फोकस करते हुए रत्नाकर बैंक भी कई नए प्रोडक्ट्स एसएमईज के लिए खास लेकर आई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर संदीप थपलियाल, जो हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग है आरबीएल के। मिस्टर थपलियाल, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स या फिर स्टार्टअप्स को बैंक्स के जरिए कैपिटल रेज करना एक कितना बड़ा वायबल ऑप्शन है? जो एसएमई बैंकिंग है पिछले स्पेशली पिछले 10 से 15 सालों में इसमें काफ़ी विकास हुआ है। विकास से मेरा मतलब ये है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पीएसयू बैंक्स जो होते थे वही इस सेक्टर में फाइनेंसिंग करते थे। छोटे बिजनेसेस को फाइनेंसिंग करना, जो अभी स्केल नहीं है, साइज़ नहीं है, उनको फाइनेंसिंग करना। पिछले 15 सालों में क्या हुआ है कि फॉरेन बैंक्स, न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन सब ने अपने अपने बैंक के अंदर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट खड़ा किया है, क्रिएट किया है, जो कि सिर्फ एसएमई को ही केटर करता है। सो एसएमई बिजनेसेस के लिए आज की तारीख में पिछले 15-16 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन दी कन्वेंशनल बैंकिंग सेंस। उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाके या किसी फॉरेन बैंक के पास भी जाके अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके लिए अपना पैसा रेज कर सकते हैं। चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे उनको टर्म लोन चाहिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, कैपेसिटी ऐड करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो हर तरह का प्रोडक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है और मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं विद इन द बैंकिंग सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम जो सिर्फ पीएसयू बैंक्स पहले किया करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा फोकस है उनका इस एरिया में। और जो कुछ अच्छे बड़े फॉरेन बैंक्स हैं जैसे सिटी बैंक हो गया या स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, वो भी बहुत एसएमई को प्रमोट करते हैं। और फंडिंग के लिए कारोबार के किस पड़ाव पर किसी स्टार्टअप को एक बैंक को अप्रोच करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो वेंचर कैपिटल एवेन्यू है वो बहुत ही स्टार्टअप जो कंपनी है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिन्होंने अभी बिजनेस लगाया है, 6 महीना साल हुआ है, तो वो वीसीज के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, बिजनेस
की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बैंकिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे एक तो आपको पैसा सस्ता मिलता है और हर तरह का प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता है, जो कि आपको बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो फंड्स की तलाश में बैंक्स के पास जाते हैं लेकिन ठीक से होमवर्क नहीं करते हैं। अगर आपके बैंक को कोई अप्रोच कर रहा है तो उस एंटरप्रेन्योर को किस तरह का ग्राउंड वर्क पहले कर लेना चाहिए? आपको अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बैंक के सामने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पिछले 3-4 साल की, वो आपको बैंक को लाके उसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आपका फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है, जिनसे आप माल सप्लाई, जो आपके वेंडर्स हैं उनका क्या क्वालिटी है, तो वो सारा और आपका जो बैंकिंग कंडक्ट है, जिस भी बैंक के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपका कंडक्ट कैसा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। और आपका अपना कैपिटल, जो भी प्रोमोटर है, जो बिज़नेस ओनर है, उसका अपना कैपिटल बिज़नेस में कितना है वो भी काफ़ी अहम रहता है जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं अपना प्रपोजल लेके। तो ये सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा होलसम प्रपोजल आपको बैंक के पास लेके जाना चाहिए। नॉर्मली बैंक्स कोलैटरल मांगते हैं, क्या ये सभी तरह के लोन्स के लिए होता है या फिर किसी स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर ही कोलैटरल देना ज़रूरी होता है किसी एंटरप्रेन्योर को? तो कोलैटरल ऐसा है कि जो एसएमई बैंकिंग हम करते हैं रत्नाकर बैंक में, वो कैश फ्लो बेस्ड होती है। मतलब अगर हमारे को बिजनेस के कैश फ्लोज में कंफर्ट है, हमें लगता है कि अच्छा कैश जनरेशन कैपेसिटी है बिजनेस का, तो वो सबसे बड़ा कंफर्ट है। अगर वो कंफर्ट हमको नहीं आता है तो हम कोलैटरल के बिना पर फंडिंग नहीं देते हैं किसी को। एक बार वो कंफर्ट आ जाए उसके बाद हम कोलैटरल की बात करते हैं। 100% कोलैटरल से लेके 25% 30% कोलैटरल पे भी हम काम करते हैं। पर ये जो वाइड रेंज है ये डिपेंड करता है कि कंपनी का इनहेरेंटली बिजनेस कितना स्ट्रांग है। और आखिर मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि स्टार्टअप्स को लोन देने से पहले बैंक्स किस तरह की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वो क्या देखते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक पर्टिकुलर स्टार्टअप में? हम लोग फाइनेंशियल्स तो देखते ही हैं, बैलेंस शीट कैसी है, प्रमोटर का कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, और उससे आगे जाके हम जो क्लाइंट है, जो कंपनी हमारे पास आई है, उनके कस्टमर्स कौन हैं और वो उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो कंपनी है उनके सप्लायर्स कौन हैं, वो उनके क्या टर्म्स हैं, उनको पेमेंट टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे बैंक में ये हमने जो पद्धति हमने जो फॉलो की है वो ये है कि वैल्यू चेन को अच्छे से समझें, उसका ड्यू डिलिजेंस हम उस पर हम बहुत एम्फेसिस देते हैं, स्पेशली एसएमई एनवायरनमेंट में। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं, बैलेंस शीट्स देखते हैं और जो फाइनेंशियल रेशियोज हम चेक करते हैं, तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि किस एसएमई में हमको काम करना है, किस में नहीं करना है। एसएमई हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। हमें लगता है कि वो जो एक सेगमेंट है वहाँ पे हम अपने आप को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हमारा बैंक अभी भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो उससे होता क्या है कि हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्विक होती है। और मेरा मानना ये है कि बैंकिंग में टाइम टू मार्केट, स्पीड टू मार्केट, वही सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है। अदरवाइज जो लेंडिंग रत्नाकर बैंक करता है वही लेंडिंग दूसरा बैंक करता है। एज दे से मनी हैज़ नो कलर। ओनली वे यू कैन डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ इज by how quickly you can turn around a client's request by उसके साथ बैठ के समझ के, और कितना जल्दी आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें लगता है कि रत्नाकर बैंक हमारे पास बहुत एज है, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी फ्लैट है। शुक्रिया संदीप इन तमाम इनपुट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो बिजनेस आइडिया को कारोबार में ढालते वक्त अटकते हैं। इनकी समस्याओं का हल हम करेंगे एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग की मदद से। आज हमारा साथ दे रही हैं एक्यूमेन की प्रिंसिपल कंसल्टेंट साक्षी टिक्कू। साक्षी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल लेते हैं राहुल जुनेजा का। त्रिवेंद्रम से इन्होंने हमें ये नोट लिखी है। इनके पिताजी की एक ग्रोसरी स्टोर है, अब इसको बढ़ाना चाहते हैं। इनका इरादा है इसे एक सुपरमार्केट फॉर्मेट में लाने का। प्लान तैयार है, कई दूसरे लोगों से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस इनिशिएटिव के लिए और किस तरह के ग्राउंड वर्क की जरूरत है। अगर इनको एक बड़ा सुपरमार्केट चेन बनाना है, लिमिटेड बजट है, तो ऐसे में क्या बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग पर खर्च करें या फिर उससे इनिशियली दूर रहे? सबसे पहले तो आपको जो आपका ग्रोसरी स्टोर है, अगर आप उसे एक सुपरमार्केट में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका ग्रोसरी स्टोर में उतना स्पेस है। तो आप एक आर्किटेक्ट को बुलाइए जो आपको वो एक प्लान बना के दे सकता है, एक लेआउट बना के दे सकता है कि आपका ग्रोसरी स्टोर जो है उसे कैसे एक सुपरमार्केट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास उतना इनफ स्पेस नहीं है, उतनी ज़मीन नहीं है, तो आपको पहले वो ज़मीन लेनी पड़ेगी जिसमें आप एक सुपरमार्केट बनाएंगे। उसके बाद आपको उसमें ये जानना पड़ेगा कि आपके जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने सुपरमार्केट के थ्रू बेच रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के आपके पास उनका पूरा लिस्ट हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे रहेगा, किसके साथ कौन सा ऑफ़र होगा, कौन सा प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से कॉम्बिनेशंस में बिकेंगे। आपको वहाँ के जो लोग हैं जो उन प्रोडक्ट्स के सामने रहेंगे, जो लोगों को गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, किसका क्या प्राइस है, कौन से कॉम्बिनेशन में कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उन्हें गाइड करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कैसे जो भी कस्टमर्स आएंगे उनकी मदद कर सकते हैं स्टोर के अंदर। जब आपको पता चल जाएगा कि सब लोग इस चीज़ से खुश हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट जो है एक नई चीज़ आई है उनके शहर में, क्योंकि अभी तक उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप इसकी एक चेन बनाएं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे और उसको पॉपुलर कैसे करेंगे सब जगह। लेकिन सबसे पहले उस स्टोर के बनने से लेकर जब तक सब लोग उस चीज़ से खुश नहीं हो जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह में, तब तक आप एक चेन के बारे में ना सोचकर सबसे पहले एक सुपरमार्केट बनाएं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अब सुनील का। 36 साल के प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ एंटरप्रेन्योर के एपिसोड्स देख खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट है ई-कॉमर्स बिजनेस में ही। इनके इंस्पिरेशंस है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां। तो ई-कॉमर्स स्पेस में अगर एक मार्केट प्लेस इनको शुरू करना है, ये जानना चाहते हैं किस तरह का ग्राउंड वर्क करें, किस तरह की प्लानिंग हो और कितने फाइनेंसेस के साथ ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला कि आपके पास जो पैसा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि किसी भी ऑनलाइन सर्विस में आप जब जाएंगे काम करने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपके पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए जिसमें आपका जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, तो उनका डिज़ाइन हो, उनके अलग अलग कौन से कलर्स में आएगा, उनका क्या प्राइस होगा, वो सब आपके पास एक कैटलॉग रेडी होना चाहिए। आप कौन से जो प्लेटफॉर्म पे आपको अपना जो ये ऑनलाइन सर्विस चालू करना है, वो आप किसी आईटी कंपनी से, जो आईटी आजकल के लोग हैं उनसे बात करके कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना जो ऑनलाइन सर्विस है वो शुरुआत उसकी कर सकते हैं। आप उनसे बात करके वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे उस बारे में। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि आपके जो पेमेंट्स होंगे ऑनलाइन में वो किस तरह से होंगे, आप कौन से बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपको एक गेटवे प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। और आखिरी में आपका ये जानना ज़रूरी है कि जो भी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके ऑनलाइन सर्विस से, वो उन तक पहुंचेगा कैसे। तो किसी भी अच्छी कुरियर कंपनी के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स की आप क्या डिलीवरी रखना चाहते हैं, कि किसी के ख़रीदने के 2 दिन में, 3 दिन में या 10 दिन में वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप अपना एक ऑनलाइन सर्विस चालू करना चाहते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आवाज एंटरप्रेन्योर के इस शो में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए आइडियाज के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार एंड टेक केयर।